कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर हम कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, जो है ना, लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ ये शेयर किए थे, मैंने ये कुछ कंसेप्ट थे। मैं इसको क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारे पास जो है, हमने कल जो है क्लास में जो पढ़ा था, हमने अकाउंटिंग पीरियड पढ़ा था और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि अकाउंटिंग पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये कट ऑफ पॉइंट होता है। फिर दोबारा से रेवेन्यू रियलाइजेशन थोड़ा डिस्कस किया हमने। फिर हमने ये कहा था कि व्हेन टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड व्हेन टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, और मैचिंग प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, बिकॉज वी नीड टू मैच रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। फिर एक्सपेंडिचर बेनिफिटिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसमें हमारे पास जितने भी कैपिटल एसेट्स थे, जैसे कार है, व्हीकल है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो बिकॉज दे आर बेनिफिटिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, उसको हमने कैपिटल कैसे रिकॉर्ड करना है, ये डिस्कस किया हमने। फिर हमने कहा था कि जब हम बात करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास जो है टाइमिंग डिफरेंस जो है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, वो होता है। जरूरी नहीं कि हमारा जो रेवेन्यू है उसका हमने कैश रिसीव कर लें, या हो सकता है हमने कैश एडवांस में रिसीव कर लिया हो। और इसी तरह से एक्सपेंसेस में हम एक्सपेंसेस पहले भी पे कर सकते हैं और एक्सपेंसेस हमने अनपेड भी हो सकते हैं। सर हमने एग्जांपल देखी थी, राइट। फिर हमने कहा था कि एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने से पहले हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और वो हम कैसे बनाते हैं कि हमारे पास होती है चार तरह की जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज होती है, राइट। फोर टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास होती है। कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस, वो इसकी हमने एग्जांपल की थी कि हमारे पास जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, राइट, तो इसमें ऑफिस स्टेशनरी थी, ऑफिस सप्लाईज थी, इसमें ऑफिस रेंट था जो हमने एडवांस में पे किया था, और फिर जो थे वो एसेट जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर थी, हमने एक कार की एग्जांपल ली थी। इस तरह से हमने सब कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में इसको जो है वो उसकी वैल्यू को कम करना है और कैसे बुक वैल्यू निकालनी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आप लेक्चर देख लीजिएगा। फिर हमारे पास था कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू। ठीक है, तो जो लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू को जो हमने जो कन्वर्ट करना है, उसकी हमने एग्जांपल की थी कि हमने अगर जो है एडवांस में पैसे रिसीव कर लिए, और एडवांस में पैसे रिसीव कर लिए हैं और हम जो है लेकिन हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, तो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसको हम जो है अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसकी भी एग्जांपल जो है मैं देखता हूँ हमने कहाँ पर दी थी।
अनअर्न्ड रेवेन्यू में हमने इसकी एग्जांपल दी थी, ठीक है। ये देखें, जब हमने पैसे रिसीव किए तो हमने लिखा था कैश डेबिट 6,000 और अनअर्न्ड रेवेन्यू 6,000 क्रेडिट, और यहाँ पे हमने पोस्टिंग भी इसी तरह से कर दी थी, बिकॉज एवरी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग दी ओनर इक्विटी और ओनर इक्विटी whenever there is an increase in owner equity, तो ये जो है इसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया हमने, और कैश एसेट है हमारा, कैश इंक्रीज को डेबिट कर दिया। तो ये हमारे पास वो एग्जांपल है। जी बेटा। सर जी ये जी, जो अनअर्न्ड रेवेन्यू में 6,000 क्रेडिट की साइड पे है, ये क्रेडिट की साइड पे क्यों लिखा हुआ है? ये फिर बेटा जरा मैं तो ये फैन ऑफ करूँ ताकि मुझे आपकी आवाज साफ आ जाए। सर मैं कह रही हूँ कि ये जो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट की साइड पे आपने 6,000 लिखा हुआ है लेजर्स में। जी बेटा, अब बोले। सर जो लेजर्स में आपने क्रेडिट में 6,000 लिखा हुआ है हम्म, अनअर्न्ड रेवेन्यू, जी ये जी क्यों लिखा हुआ है सर? बेटा, ये देखो, हमने प्रॉमिस किया किसी क्लाइंट के साथ कि हम उसको 6 मंथ्स तक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और हर मंथ उसको हमने कहा था कि आप हमें उसने कहा जी ठीक है, आप मुझसे 6 मंथ का रेवेन्यू एडवांस में ले लें। तो अभी हमने वो रेवेन्यू अर्न तो नहीं किया ना बेटा, जब तक उसका हम काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम रेवेन्यू हमने अर्न नहीं किया। फर्ज करें, देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल मैं पहले जो है बता चुका हूँ, इसलिए चले मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप ये देखें कि कैश जो है हमने रिसीव किया, लेकिन हमने अब 6 मंथ हमने उसका काम करना है, लेकिन अभी हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो हमारी वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी कहाँ पे होती है? लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे होती है, बिकॉज ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है, तो इसलिए इसको क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज कॉल्ड एज क्रेडिट। समझे बात? जी सर ठीक है। और जब तो हमने सर बेसिकली आप समझे कि आपने लोन एक साइड कर लिया, लाइक एक लाइबिलिटी आपने एक वो कर लिया, सो अकाउंट्स पेबल की जगह आप बस अनअर्न्ड रेवेन्यू लिख रहे जी हैं जी, वो हमने रेवेन्यू अर्न कर, बिल्कुल आपने सही जो बताया। एवरी मंथ आपका वो पे ऑफ होता जाएगा। जी, अब देखें, हमने यहाँ पर जो है फिर 31 जनवरी को 1,000 हमने अर्न कर लिया, तो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, हमने अनअर्न्ड रेवेन्यू को डेबिट कर दिया और फी अर्न को क्रेडिट कर दिया। फिर हमने इसी तरह से फरवरी में भी इसको जो है अनअर्न्ड रेवेन्यू को डेबिट कर दिया और फी अर्न को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। जी ठीक है सर, समझ आ गया। जी जी बिल्कुल बेटा, ना सैलरीज पेबल हो गई, इंटरेस्ट पेबल हो गया, ठीक है। जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी फिर सर। जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है एक्रूइंग अनकलेक्टेबल रेवेन्यू, ठीक है। अनकलेक्टेबल रेवेन्यू क्या है कि हमने कुछ, सर वो जो अकाउंट्स रिसीवेबल आप देते वेरी हैं, गुड, यानी कि हमने आप पहले स्पेशल, वो अपना वो दे देते हैं, ये देखें, ये हमने ये ना, आप पहले सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं हम्म, और बाद में फिर वो आपको जैसे जैसे वो पैसे देते देते आते हैं वो आप फिर वो उसको। कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारे पास जो है वो डेबिट हो गया 1,500 से, और फी अर्न जो है 1,000 क्रेडिट। ये इसकी एक एग्जांपल है कि रिसीवर हमने फी अर्न तो कर ली है, लेकिन हमें अभी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमने कहा था कि हम जो है हमारे पास क्लोजिंग ऑफ टेम्परेरी अकाउंट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो हम जो है हमने कहा था कि हमारे पास जो है टेम्परेरी अकाउंट्स जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स जो हैं वो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। उसमें दो टाइप हैं, एक रेवेन्यू है और एक एक्सपेंसेस है, राइट। तो अब यहाँ पर जो है जी सर। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। हमने शुरू में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है क्लोजिंग एंट्रीज जो
ऑलवेज कब होंगी? एट द एंड ऑफ पीरियड होंगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हमने एडजस्टिंग एंट्रीज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उसकी ये था कि ये जो है एडजस्टिंग एंट्रीज में एक जो है बैलेंस शीट अकाउंट होगा ऑलवेज, और एक इनकम स्टेटमेंट अकाउंट होगा। आपने ये चेक करना है कि आपकी एडजस्टिंग एंट्री में ऑलवेज जो है एक अकाउंट जो है बैलेंस शीट से रिलेट करना चाहिए, और एक अकाउंट जो है इनकम स्टेटमेंट से करना चाहिए। अगर हम एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे तो उसमें फिर आप देखेंगे किस तरह से जो है हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जो है हमारे पास जो है फिर क्लोजिंग एंट्रीज हैं। क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। ये मैं सोच रहा हूँ इसको हम थोड़ा डेफर करते हैं, इसको मैं एंड पे जो है कराता हूँ। पहले हम ये जो प्रॉब्लम जो है ये हम शेयर कर लें। इस प्रॉब्लम में हमने एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे करनी है, राइट? ये सब समझ आ रहा है ना? मैंने आपको एक क्वेश्चन शेयर किया था अभी, तो यस सर, समझ आ रहा है। उस क्वेश्चन में मैंने जो है ये ये है जब जो हमारी जो बुक है इसका प्रॉब्लम 4.2 है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ पढ़ देता हूँ मैं। तो इसको हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। ये डेट्स सारी की सारी मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि डेट्स हमारे पास कौन सी आएंगी? डेट्स हमारे पास एंड ऑफ जो पीरियड आएगी। ये कहता है जी, एनचार्टेड फॉरेस्ट अ लार्ज कैंप ग्राउंड इन साउथ कैरोलिना, एडजस्ट अकाउंट्स मंथली। अच्छा, आपने एक काम करना है कि आपने जो है वो प्रॉब्लम को हमेशा जो है बड़े गौर से पढ़ना है। ठीक है। क्वेश्चन को आपने बड़े गौर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमें जो चीज़ बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो एडजस्टमेंट है वो कब हो रही है? मंथली हो रही है। इसका मतलब ये है कि जिस मंथ की एडजस्टिंग एंट्रीज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उस मंथ से पहले की एडजस्टिंग एंट्री सारी की सारी हो चुकी है। ठीक है। हमने जो एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है, हमने एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है सिर्फ और सिर्फ उस मंथ की जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट? वो कहता है जी, मोस्ट guests of the campground pay at the time they check out, and the amount collected are credited to the camper revenue. The following information is available at as a source for preparing the adjusting entries at December 31st. अब ये कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं और दिसंबर 31st है। उसने हमें बताया है कि हम जो है मंथली जो है इसकी क्लोजिंग करते हैं, राइट? और इस मंथली क्लोजिंग के साथ हमने एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ये मैंने आपसे प्रॉब्लम जो है मैंने शेयर किया हुआ है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए बाद में अगर कोई ना हो। तो पहली एडजस्टमेंट है। अच्छा, ये अब हमारे पास डेट सबकी सब कौन सी है? दिसंबर 31st। ठीक है जी, दिसंबर 31st है। कहता है जनाब कि एन्चांटेड फॉरेस्ट इन्वेस्ट सम ऑफ इट्स excess cash in certificate of deposit with its local bank. Accrued interest revenue on its CDs at December 31st is 400. None of the interest has been received. अभी हमने जो है वो रिसीव नहीं किया है। तो सर डेबिट होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल और क्रेडिट होगी कैश। इंटरेस्ट रिसीवेबल जो है उसने बता दिया है कि ये डेबिट होना है,
ठीक है, ये पोस्ट और कैश क्रेडिट होगी सर। और डेबिट हो जाए ना 400, और क्रेडिट क्या होगा? सर कैश। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। वो कहता है कि एंटाइटल्ड फॉरेस्ट इन्वेस्ट सम ऑफ इट्स एक्सेस कैश इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद इट्स लोकल बैंक। Accrued interest revenue on its CD at December 31st is 400. Accrued interest, accrued मतलब क्या होता है कि accrue हो गया है लेकिन receive नहीं हुआ। None of the interest has yet been received. उसने दोबारा फिर क्लियर किया है कि हमें इंटरेस्ट अभी रिसीव नहीं हुआ। तो जब रिसीव नहीं हुआ तो कैश कहाँ से आ गया? वैसे भी कैश क्रेडिट तो हम थोड़ी कैश पे करेंगे, एक तो हमने उसको पैसे दिए हैं, फिर उसको हम कैश ही पे करें उसको। उन्होंने कैश के अंदर वो किए हैं। बेटा बात ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट की है ना। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे बैंक ने पैसे देने हैं, मैं बैंक के पैसे क्रेडिट करने का मतलब, कैश क्रेडिट मतलब है कि मेरे पास तो कैश आउटफ्लो हो गया, डिक्रीज इन कैश हो गया। और वैसे भी यहाँ पर उसने दो वर्ड क्लियरली लिखे हुए हैं। एक तो एक्रूड इंटरेस्ट में तो मतलब कि एक्रू हो गया है, रिसीव नहीं हुआ। सेकंड उसने बता भी दिया है कि हमने अभी तक कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया है। ये क्या क्रेडिट होगा? वैसे तो नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस में हमें एंड पे जो है उसने वो गिवन होगा अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट यूज करने हैं। सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट मतलब ये है कि हम वहां पर जो है ना तो फिर एक सर्टिफिकेट। फिक्स अमाउंट में, हम एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे वहां पर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। हमने वो सर्टिफिकेट ले लिया, हमारे इतने पैसे आपस पड़े हुए हैं, तो बैंक हमें फिर जो है उसमें पे करता है अमाउंट। सर मुझे समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज काइंडली रिपीट दैट। जी, आपके पास 1 लाख रुपया है, बैंक कहता है ना मेरे पास जो है, मैंने एक स्कीम लॉन्च की है, अगर आप मुझसे सर्टिफिकेट ले लेंगे तो मैं आपको जो है वो 10% पर ईयर पे करूंगा। ठीक है, आपने वो 1 लाख का जो है सर्टिफिकेट परचेज कर लिया, तो वो मंथली आपको इंटरेस्ट पे करेगा। अब अगर फर्ज करें, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कहूँ कि जनाब फर्ज करें 12% है, तो 1 महीने का 1% मिलेगा आपको। लेकिन वो इंटरेस्ट आपने अर्न तो कर लिया है, लेकिन आपको वो कहता है कि मैं पे आपको जो है साल बाद करूंगा। आपकी इनकम तो आपने अर्न कर ली 1 महीने की, लेकिन आपको वो पैसे अभी रिसीव नहीं हुए। ठीक है सर, समझ आ गई। ओके, समझ आ गई। ठीक है, तो ये हमने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया, लेकिन अभी रिसीव नहीं किया हमने। एक हमारी रजिस्टिंग एंट्री ये हो गई। सेकंड कहता है जी, a 6 month bank loan is the amount of 12,000 has been obtained on September 1। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने कहा कि एडजस्टिंग एंट्रीज की जो डेट है वो आपने याद रखनी है, इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द पीरियड। वो पीरियड में बी अ मंथ, पीरियड में बी अ ईयर, और सो ऑन। ठीक है, तो हमें वो कहता कि ना मैंने क्या किया है, कहता जनाब a 6 month bank loan in the amount of 12,000 has been obtained on September 1, interest to be computed at an annual rate of 8.5% and is payable when the loan becomes due। यानी कि हमने अभी पे नहीं करना है, पे जब हम करेंगे जब वो ड्यू होगा। लेकिन हम क्योंकि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग हम फॉलो कर रहे हैं,
तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम ये कहते हैं कि जो चीज हमारे पास एक्रू होगी उसको हमने रिकॉर्ड करना है। हमने फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर जितना एक्सपेंस एक्रू हो गया उसको हमने रिकॉर्ड करना है। तो वो रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों के पास कैलकुलेटर है। तो सर इसका पे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग करेंगे। बेटा कंपाउंड की उसने कहाँ बात की है? सर उसने जो 8.5 इंटरेस्ट कहा है। बेटा उसने 8.5 एनुअल रेट कहा ना, एनुअल रेट पे जो है उसने यहाँ पे हमने कंपाउंड की बात की नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट की बात की है। ठीक है, अगर उसने कंपाउंड लिखा होता है तो फिर हम कंपाउंडिंग की तरफ जाते हैं। अभी क्योंकि वैसे बेसिकली हमारा ये बहुत जो है स्टार्टअप जो है वाले लेक्चर्स हैं, तो इसमें हम जो है कंपाउंडिंग वाली बात नहीं करेंगे, ताकि आपको फिलहाल तो हमने एडजस्टिंग एंट्री समझानी है, वो आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब रेट इस पे क्या है यहाँ? 8.5%। तो मैं अगर कैलकुलेट करूं दिस मल्टीप्लाइड बाई, तो हमारे पास जो है इंटरेस्ट कितना बनता है? 1020। 1020। लेकिन ये 1020 जो है ये एक साल का है, हमने तो सिर्फ दिसंबर का रिकॉर्ड करना है। तो हम क्या करेंगे? तो इसको 12 के साथ डिवाइड This कर divided by देंगे। 12। 35। हम ये हमारा एक्सपेंस हमने पे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 85 से डेबिट, और लाइबिलिटी है कि हमने अभी इसको जब पे करेंगे इकट्ठा हमने पे करना है इंटरेस्ट पेबल। जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नीचे हमने अकाउंट्स दिए होंगे कि कौन से यूज करने हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा, हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर दिसंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं आगे यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम हो? जी सैफ, नो सर। सैफ बेटा क्लियर है? सैफ और इम्तियाज, हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग owned by the campground is based on 25 years life। हमने ये पढ़ा है था कि वो एसेट्स बेनिफिटिंग मोर देन 1 ईयर जो है उसका तरीका का रिकॉर्ड करने का हमारे पास जो है थ्रू कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, क्योंकि एसेट तो पूरा पूरा रहता है, जब उसकी वैल्यू कम हो रही होती है। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग owned by campground is based 25 years। The original cost of the building was 600,000। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो। बिल्डिंग कॉस्ट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है $6,000 है, राइट। और वो ये कहता है इसकी लाइफ 25 इयर्स। पर ये डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी इसकी? दिस डिवाइडेड बाय दिस, और मंथ कितनी हो जाएगी? दिस डिवाइडेड बाय।
तो 2000 पर मंथ जो है हमारे पास जो है क्या हो रहा है, वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है। डिप्रिशिएट कर रही है। कहता है the accumulated depreciation building account has a credit balance of 310,000 prior to adjusting entry. The straight line method of depreciation is used. ये हमें इसने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि काउंटर एसेट अकाउंट में इतनी अमाउंट मौजूद है, लेकिन हमारा उससे हमने तो एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है हर मंथ की। तो जी ये हमारे पास आ जाएगा depreciation expense 2000 डेबिट और accumulated depreciation building 200. Depreciation for the of मेरा समझ आई बात? जी सर आगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नंबर 4 है जी कि मैनेजमेंट साइन एन एग्रीमेंट, ठीक है, टू लेट बॉय स्काउट ट्रूप्स Peninsular use the campground in June of next year. The agreement specifies that the Boy Scouts will pay a daily rate of 15 per campsite, with a clause providing a minimum charge of 1475. मिनिमम वो इतना पे करेंगे और बाकी जो है वो इस कैंपस को यूज करेंगे। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुने। मैनेजमेंट signed an agreement to let Boy Scout troops 538 Flebesberg use the campground in June of next year. ठीक है बेटा, हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है वो चीजें जो अब इम्पैक्ट करेंगे उसको लिखेंगे, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये नेक्स्ट ईयर जून में है, तो उसका हम क्या करें? जी बेटा, सर अनअर्न्ड सर्विस है ना, तो मतलब अगर अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि आप उन्होंने ये कहा है कि आपको प्रोवाइडिंग अ मिनिमल टोटल चार्ज ऑफ 1475, तो ये फिर आपको जैसे आपको पहले मिल गया और आपने अभी सर्विस प्रोवाइड करनी है। अच्छा बेटा, उसको गौर से पढ़े ना, तो अभी हमें मिला भी कुछ नहीं है, हमने सिर्फ एग्रीमेंट साइन तो किया है। सर मैं यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रही हूँ ना, उन्होंने ये कहा है कि डेली रेट ऑफ 15 पर कैंप साइट,
लेकिन बेटा देखो, इसने स्टार्ट कब से होना है? स्टार्ट इसने होना है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर से। तो अभी तो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, तो सिर्फ जब एग्रीमेंट होता जी है, सर। एग्रीमेंट की हमारे पास कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, ओके एग्रीमेंट हमारे पास सर। मेमोरेंडम रिकॉर्ड होता है, वो हमारे पास रिकॉर्ड है। ठीक लेकिन है। जाहिर है हमने सर्विस ना हमने प्रोवाइड की है, ना उन्होंने सर्विस ली है, तो एक एग्रीमेंट हुआ है, जी। ना कुछ एक्रू हुई है, इसलिए इसकी कोई तो एंट्री सर रिकॉर्ड, इसकी मतलब कोई वो किसकी कोई वो नहीं है, एंट्री नहीं है। इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, सैलरी earned by campground employees that have not been paid amount to 1250. Unpaid salary and salary sorry, unpaid salary expense and sorry sir, salary expense and salary payable होएगा इसका। शाबाश, well done. Salaries expense debit 1250 और salaries payable ये हमारे पास है जी, unpaid salaries for the month of, ठीक है बेटा। जी सर। नेक्स्ट हमारे पास है सर ये होगा एक तो वो जैसे उन्होंने कहा, एक डेबिट होगा रेवेन्यू रिसीवेबल, बट ये अभी हमें रिसीव नहीं हुआ। पर रेवेन्यू रिसीवेबल क्या अमाउंट है बेटा? सर अमाउंट है 2400। जी तो सर सर्विस तो हमने प्रोवाइड कर दी है ना। बिल्कुल सही है। जी तो वो होगा। हाँ, तो जो भी हमारे पास जो है अकाउंट होगा, यहाँ पे अकाउंट ने किया दिया हुआ है, तो हम जो है इसको हम कर देते हैं रेवेन्यू अर्न। ठीक है बेटा, ये हमने रेवेन्यू अर्न कर ठीक दिया। है। ठीक है बेटा, जी सर। आगे हमारे पास है सेवरल लेक फ्रंट campsites are currently being leased on long-term basis by a group of senior citizens. 6-month rent of 5,400 was collected in advance and credited to the unearned revenue on October 1st of the current year. अच्छा, यहाँ तो पर सर देखिए, इस यहाँ पर जो है दफा ना, तो अब ये जो हमने सिर्फ एक मिनट बेटा, यहाँ पर जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसका उसने नाम रखा हुआ है कैंपर, तो हम वही यूज करते हैं कैंपर। जी बेटा। सर इसका तो हमने सिर्फ पर मंथ का भी हमने देना है ना, जी बेटा। क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट तो कलेक्ट कर ली थी जो अक्टूबर में हुआ था, और हमने पर मंथ वो जो एक वो जो हमारी जो एक सर्विस है वो हमने पे ऑफ करनी थी, मतलब पर मंथ हमने सर्विस देनी थी। तो अब हमने सिर्फ जो दिसंबर की सर्विस है वो उसका रिकॉर्ड करना है कि हमने सर्विस दे दी है।
क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट तो ले ली है ना। बिल्कुल ठीक है बेटा। कितनी क्या लिखे हम? तो सर आपका जो अनअर्न्ड सर्विस है वो के क्रेडिट होगी।